हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले जो हमने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हमने आपके सिलेबस के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ही कवर किया हुआ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है, या प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे, जो भी आपने इस वीडियो में पढ़ा, और आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम मोटिवेटेड रहें कि ऐसा ही कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वो आपसे मिस ना हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम पहले देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या हैं। देखिए, कंट्री का जो भी सिटीजन है, जितने भी सिटीजन्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं उनके लिए रिमाइंडर का काम करती हैं, याद दहानी का काम करती हैं, याद दिलाने का काम करती हैं कि अगर आप उस कंट्री ने जो आपको राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हो, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हो, अगर आप उनको एंजॉय कर रहे हो, उनका फायदा उठा रहे हो, तो आपको यह भी ख्याल रखना है कि आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं उस कंट्री के लिए, उस कंट्री की सोसाइटी के लिए जिसमें आप रहते हो, और अपने फेलो सिटीजन्स के लिए, मतलब जो उस कंट्री में बाकी सिटीजन्स हैं उनके लिए। मतलब अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं तो आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ड्यूटीज भी हैं जो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका जो पार्ट 4A है, उसके एक ही आर्टिकल में सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिखी गई हैं, जो है आर्टिकल 51A। इसी में सारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आती हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया, 1976 में ऐड किया गया एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पहले कोई नहीं थी, बाद में ऐड किया गया। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जो मैंने आपको बहुत बार कहा है, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चेंजेस आई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज को देखने के लिए, परखने के लिए, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमें डालनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी नहीं डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए, वर्डिंग क्या होनी चाहिए वगैरह, सारा ये जो है ये काम दिया गया था एक कमिटी को जिसका नाम है सवर्ण सिंह कमेटी, क्योंकि सवर्ण सिंह जो थे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, और उनकी रिकमेंडेशंस पे ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं। और 1976 में इमरजेंसी भी चल रही थी। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो बहुत से प्रोविजंस हैं, उनकी जो इंस्पिरेशन है वो हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, बाकी कंट्रीज के। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो इंस्पिरेशन ली गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर से ली गई है, मतलब जो सोवियत यूनियन था, रशिया जो था 1991 से पहले, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो वहां से इंस्पिरेशन ली गई है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होती हैं, ना कि फॉरेनर्स पे। अगर हम देखें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स को भी मिलते हैं और फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिर्फ अप्लाई होती हैं सिटीजन्स पे। ठीक है, उसके बाद हमने पीछे जो वीडियो में पढ़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो हैं वो भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब आप उनको अप्लाई करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हो। मतलब क्या है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाता है कोई सिटीजन, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो और जबरदस्ती उससे मनवा सकते हो। ऐसा सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के साथ होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने का भी जो राइट है वो भी फंडामेंटल राइट है, आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, याद है ना? ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है जिससे फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएं, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो फ्री है, वो बना सकती है आराम से, उसके पास पूरी पावर है, वो एक्ट्स बना सकती है ऐसे जिससे फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अप्लाई हो सके, एनफोर्स हो सके। और इसके लिए भी पहचानने के लिए कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को पहले से ही अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है, वर्मा कमिटी। आप यहां पे देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट है, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। ये वो सारे एक्ट्स हैं जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स कराते हैं। हर एक फंडामेंटल ड्यूटी अभी भी एनफोर्स इंडिया में नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद
1992 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ देखेगी, मतलब कोई भी लॉ जो है वो पार्लियामेंट जब बनाती है उसका जुडिशियल रिव्यू होता है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो जांच पड़ताल करती है क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है। तो अगर कोई भी जो एक्ट है पार्लियामेंट ने बनाया है और वो फंडामेंटल ड्यूटी को इफेक्ट देने के लिए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए बनाया गया है, तो वो एक्ट जो है वो अगर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और आर्टिकल 19 जो हमें 6 फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है ना, उनके खिलाफ भी अगर वो एक्ट जाता है तब भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जा सकता है, बल्कि उसको रीजनेबल करार दिया जा सकता है और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो इन दो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही क्यों ना जाए। समझ आ रही है आपको। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने का तरीका, मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट अपना चाहिए उसके लिए यह जरूरी नहीं बनाया है कि आप पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करो, फंडामेंटल ड्यूटीज को पहले पूरा करो, फुलफिल करो। आप बिना फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल किए भी फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। समझ आ रही है आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूड होने से कोई भी स्टेटस जो है फंडामेंटल राइट्स का वो चेंज नहीं हुआ है। फंडामेंटल राइट्स का जो स्टेटस था वो अभी भी वैसा ही है जैसा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था। समझ आ रहा है आपको। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे जो भी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे वीडियोस के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। उसके लिए आपको सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी होगी। और जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं आप चैनल पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनका कंटेंट आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 51A के तहत हर एक इंडिया का जो सिटीजन है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। और जो पहली ड्यूटी है वो क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और रेस्पेक्ट करनी है इसके आइडियल्स की, इसके असूलों की। कॉन्स्टिट्यूशन में जो असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं जैसे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है हर एक सिटीजन ने, ये उनकी ड्यूटी है। उसके बाद टू चेरिश एंड टू फॉलो। टू चेरिश का मतलब क्या होता है, टू होल्ड डियर, मतलब जिस चीज को आप पसंद करते हो तो आपने पसंद करना है और फॉलो करना है। द नोबल आइडियल्स, मतलब वो महान असूल जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया, जिसकी वजह से इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में। मतलब वही असूल जिन्होंने इंस्पायर किया नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को, उनको आपने पसंद भी करना है और फॉलो करने की कोशिश भी करनी है। उसके बाद टू अपहोल्ड द सॉवरेंटी, मतलब बरकरार रखनी है, आपने मदद करनी है बरकरार रखने में इंडिया की खुद मुख्तियारी। मतलब इंडिया किसी के डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बल्कि खुद मुख्तियार होना चाहिए, सारे मसले खुद हल करना चाहिए, ठीक है। और इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को आपने अपहोल्ड करके रखना है, बरकरार करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। उसके बाद टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री को बचाना है दुश्मन के खिलाफ। और नेशनल सर्विस, मतलब पूरे नेशन के लिए सर्विस देनी है जब भी आपको इसके लिए बुलाया जाए, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। उसके बाद जो हार्मोनी है, प्यार मोहब्बत है लोगों में और भाईचारा जो है लोगों में, उसको आपने प्रमोट करना है, बढ़ाना है। और कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, रीजन कौन सा है, सेक्शन कौन सी है, इन डाइवर्सिटीज से कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए जब आप हार्मोनी और कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ावा दें। और आपने रेनाउंस करनी है। रेनाउंस मतलब क्या होता है, छोड़ देना वैसी प्रैक्टिसेस जो औरत की इज्जत ना करे। आपने हर एक वो प्रैक्टिस, वो काम छोड़ देनी है जो डेरिगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन होती है, मतलब वुमेन की जो इज्जत ना करे वैसी हरकतें आपने छोड़ देनी है। उसके बाद टू वैल्यू, मतलब आपने कदर करनी है और प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है जो रिच हेरिटेज है इंडिया की, जो किससे आती है, कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो इंडिया का कल्चर है वो कंपोजिट है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सी डाइवर्सिटीज से बना है। इंडिया में बहुत से रिलीजन्स भी हैं, बहुत से रीजन्स भी हैं, बहुत से लैंग्वेजेस भी हैं। इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी डाइवर्सिटी है, उसका जो कंपोजिट कल्चर है उसको आपने वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है, ठीक है।
उसके बाद जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ वगैरह आती हैं, उनको आपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है और इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। और आपने हमदर्दी रखनी है दिल में, मोहब्बत रखनी है दिल में हर एक लिविंग क्रीचर के लिए, मतलब जानवर हो वगैरह, जो भी लिविंग क्रीचर है उनके लिए आपने हमदर्दी रखनी है। उसके बाद टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर मतलब क्या होता है कि आप ओपन माइंडेड बन जाओ, आप खुले दिमाग के बन जाओ, आप नया नॉलेज हमेशा गेन करो। ये नहीं कि मेरे परदादा ने जो बोला था वो दकियानूसी बातें, वैसा नहीं। आपने साइंटिफिक टेम्पर बनाना है और ह्यूमनिज्म अपने में लाना है। ह्यूमनिज्म मतलब जो इंसान की सेवा करे, वैसी फीलिंग्स आपने खुद के अंदर लानी है। और जज्बा लाना है आपने इंक्वायरी का और रिफॉर्म का, मतलब आपने हर जगह को, हर चीज को, हर एक्ट, रूल जो भी है उसको पहचानने की, उसको इंक्वायरी करने की कोशिश करनी है और जितना हो सके आप जितने अपने लेवल पे कर सको उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है। उसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस। ऑब्वियसली जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमने बचाने की कोशिश करनी है और वायलेंस को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मतलब छोड़ देना, दिल से छोड़ देना किसी चीज को, तो वायलेंस को हमने दिल से छोड़ देना है। समझ आ रही है आपको? उसके बाद स्ट्राइव मतलब कोशिश करनी है आपने, किस लिए? ताकि एक्सीलेंस पाएं आप हर काम में, जो भी इंडिविजुअल नेचर का हो या कलेक्टिव नेचर का हो, मतलब आप अकेले कोई काम कर रहे हो या पूरी कंट्री या पूरा आपका ग्रुप, आपका सोसाइटी जो है वो कोई काम कर रहे हो, आपने ऐसा काम करना है, आपने ऐसी कोशिश करनी है कि आप उसमें एक्सीलेंट बन जाओ। ठीक है। और जो नेशन है, जो कंट्री है, वो हमेशा अपनी एंडेवर में, अपनी कोशिशों में और अपनी अचीवमेंट्स में ऊपर ऊपर जाती रहे। ठीक। और जो लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की, वो क्या है कि अपना जो बच्चा है, जिसका भी ऑब्वियसली बच्चा होगा, जिसके नहीं है उसकी तो नहीं है, लेकिन जिसके अभी बच्चे हैं फिलहाल, उनकी क्या ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को, अपने चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, पढ़ाई की, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब हर एक सिटीजन जिनके बच्चे हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को, जब वो 6 साल का होता है और 14 साल तक पहुंचता है, उसके दरमियान उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। और ये वाला जो था ये भी पहले स्टार्टिंग में नहीं था जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, बल्कि ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इंक्लूड की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में। ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपको स्क्रीन पे कुछ एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें मोटिवेट रखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नई कोई वीडियो अपलोड करें जो आपके लिए ऐसे ही यूजफुल रहने वाली है, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी और आपकी जनरल लाइफ में भी हेल्प करेगी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।